इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है और न ही किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना। कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। अंधेरे में छुपे खौफनाक राज, वो डर जो आपकी परछाई से भी तेज दौड़ता है। नमस्कार, मैं हूं विश्वास और आप सुन रहे हैं फोबिक पॉडकास्ट, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक साया है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यहां डर सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। तो अगर आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया जो अपने प्यार और सपोर्ट से इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप यहां पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर की ये दुनिया अभी बस शुरू हुई है। नहीं, छोड़ दो मुझे। आर्या और तन्वी ने साहिल को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने जमीन फटने लगी और साहिल अचानक जमीन के अंदर खिंचने लगा। आर्या कांपती हुई आवाज में बोली, साहिल अपना हाथ दो। साहिल ने पूरी ताकत से आर्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही थी। मैं इस घटना का चश्मदीद नहीं, लेकिन जिसने इसे देखा और जिया उसने मुझे ये कहानी सुनाई थी और आज इस कहानी को मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक लाया हूं। ये कहानी है आर्या की, मेरी दोस्त, जिसने अपनी जिंदगी में वो देखा और झेला है जो किसी के साथ कभी ना हो। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगभग 1.5 घंटे दूर कालवन पहाड़ी इलाकों में स्थित घना और रहस्यमयी जंगल है, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। इसी इलाके के एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई शाम होते ही घरों के अंदर बंद हो जाता है, वहां एक किंवदंती प्रचलित है, एक श्रापित जंगल कालवन की। कहा जाता है कि इस जंगल में जाने वाले लोग वापस नहीं आते, और अगर कोई लौट भी आता तो या तो पागल हो जाता या कुछ महीनों में मर जाता। ये बात सुनने में भले ही कहानी जैसी लगती हो, लेकिन गांव वालों के लिए यह एक कड़वी सच्चाई है। कहानी शुरू होती है आर्या से, जो एक युवा पत्रकार थी। वह भारत के रहस्यमयी और अंधविश्वासी घटनाओं पर रिसर्च कर रही थी। जब उसे इस गांव के बारे में पता चला तो वह अपनी टीम के साथ वहां जाने का निर्णय लेती है। सारा जरूरी सामान और 1 हफ्ते का राशन लेके आर्या अपनी टीम के साथ दिल्ली से उत्तराखंड के राकचंग गांव बस से पहुंची और फिर वहां से कुछ 1 घंटा पैदल रास्ते से उस गांव में कदम रखते ही आर्या को वहां के वातावरण में अजीब सा खालीपन और मनहूसियत महसूस हुई। गांव के लोग सहमे हुए थे, उनकी आंखों में एक अनकहा डर झलक रहा था। जैसे ही आर्या और उसकी टीम वहां पहुंची, बूढ़े मुखिया ने आगे बढ़कर उससे कहा, बेटी, उस श्रापित जंगल में मत जाना, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। जानती हो उस जंगल का नाम कालवन क्यों है? क्योंकि वहां काल रहता है और उस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। आर्या ने थोड़ा अचरज से उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली,
दादाजी, मैं और मेरी टीम ऐसे कई मामले सुलझा चुकी है। हमें अजीब जगहों पर शूटिंग करने का अनुभव है। घबराइए मत, हम सावधानी बरतेंगे। मुखिया की आंखों में चिंता और गहरा गई। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आके कांपते हुए स्वर में बोली, मैंने अपने जवान बेटे को पिछले साल खो दिया। वो बहुत ही साहसी था, लेकिन उसका साहस ही उसका काल बन गया। वो हम सबको दिखा देना चाहता था कि काल जैसा कोई चीज नहीं होती, और अपनी बातों को साबित करने के लिए उस कालवन में चला गया था। लेकिन जब लौटा तो उसकी आंखें खोखली थी, जैसे किसी ने उनको निकाल लिया हो। गांव के वैद्य जी ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके आने के कुछ ही घंटों में वो हम सबको छोड़ के चला गया। टीम के सदस्य एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो कि यहां आके हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। कैमरामैन रोहित धीमी आवाज में आर्या से बोला, मैम, शायद हमें गांव वालों की बात सुननी चाहिए। इनका डर साफ बता रहा है कि उस जंगल में जरूर कुछ भयानक है जिसका हमको नहीं पता। आर्या ने रोहित को समझाते हुए कहा, मुझे नहीं पता रोहित, लेकिन जितना ज्यादा ये लोग मना कर रहे हैं, उतना ही अब हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम उस कालबन की सच्चाई सामने लाएं। हम सिर्फ अफवाहों पर यकीन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि बूढ़ी अम्मा के बेटे पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो, जिसको ये गांव वाले काला साया बता रहे हैं। ये सब देख मुखिया ने एक गहरी सांस ली और आखिरी बार सबको चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम सब ने ठान ही लिया है तो कम से कम अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि रात के अंधेरे में वह जाग जाता है। आर्या उसकी टीम ने एक दूसरे को देखा और फिर उस रात सबने प्रधान के द्वारा दिए गए एक घर में रात बिताई और सूरज की पहली किरण फटते ही कालवन की तरफ चल दिए। जंगल में घुसते ही वहां का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा बहने लगी, पेड़ अजीब तरह से सरसराने लगे और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर पहुंच रही थी, जिसकी वजह से दिन होते हुए भी वहां रात जैसा महसूस हो रहा था। कैमरामैन रोहित ये सब देख परेशान होते हुए आर्या से बोला, मैम, कुछ तो है, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। आर्या हंसते हुए बोली, रोहित, तुमने बहुत हॉरर मूवीज देखी हैं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। चलो शूटिंग करें। टीम ने अपना कैमरा और अन्य उपकरण सेट करने शुरू किए, लेकिन तभी बिना किसी कारण के कैमरे और बाकी के उपकरण बंद हो गए। साउंड इंजीनियर साहिल हैरान होते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? बैटरियां तो पूरी चार्ज थी। तभी जंगल के अंदर से अजीब सी रोशनी टिमटिमाने लगी और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तन्वी मनीष के पास आके डरते हुए बोली, क्या तुमने वो सुना? मनीष थोड़ा गंभीर होते हुए धीरे से बोला, हाँ, और ये कोई आम आवाज नहीं थी। तभी अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी, भयानक, कानों में चुभनी और बेहद डरावनी। साहिल घबराते हुए और पीछे हटते हुए बोला, ये कोई मजाक नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन आर्या ने अपने डर को दबाकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। उसने सबको समझाते हुए कहा,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। यही हमारी स्टोरी है। आर्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें उसके गले में ही अटक के रह गईं। एक काला साया सामने कुछ दूरी पे खड़ा था। उसके लंबे बाल अजीब तरह से लहरा रहे थे। जलती हुई लाल आंखें और खून से सने हुए हाथ। ये देख तन्वी हकलाते हुए बोली, ये क्या है?" वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। कि तभी मनीष, जो डर के मारे अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था, जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी वो साया जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी, जैसे हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंडक से भरी हो। वो साया धीरे से बोला, "तुम्हें लगा तुम बच जाओगे?" अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। लेकिन उसकी उपस्थिति सबको महसूस हो रही थी। जंगल का हर कोना अब सबको किसी शमशान सा लग रहा था। शांत लेकिन मौत के करीब ले जाने वाला। आर्या ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, "देखो, हम सब जो भी देख चुके हैं उसे भूल जाओ। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस यहीं रुकते हैं और अपना काम खत्म करके गांव लौट चलेंगे।" साहिल ने टॉर्च जलाते हुए कहा, "पर आर्या, हमें लगा था ये सब सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन तुमने खुद देखा, वो साया, उसकी हंसी।" तन्वी घबराई हुई थी, उसकी आवाज कांप रही थी। "हमें यहां से अभी जाना चाहिए, अभी। मैंने कहा था कि ये जगह सही नहीं लग रही है।" आर्या ने उसे शांत कराने की कोशिश की और समझाया, "रात के इस अंधेरे में जंगल में भागना कोई समझदारी नहीं है तन्वी। खुद को संभालो। बस हम सबको एक दूसरे के साथ रहना है और साथ देना है।" आखिरकार सबने सहमति जताई और उन्होंने वहीं पर अपने तंबू गाड़ दिए। बीच में एक बड़ा सा अलाव जलाया गया, जिससे जंगल के अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। आग की लपटें ऊपर उठ रही थी। लकड़ियों के जलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। रात का सन्नाटा और घना हो रहा था। टीम के सभी सदस्य एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मानो वे खुद को तसल्ली दे रहे हों कि वे अकेले नहीं हैं। रोहित ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहा, "अगर कोई भूत प्रेत होगा भी तो वे भी हमारे खाने की खुशबू से खिजा चला आएगा।" करण ने हंसते हुए आगे कहा, "भूत को छोड़ो, मुझे लग रहा है कि ये जंगल खुद हमें ही खा जाने के लिए तैयार है।" लेकिन आर्या गंभीर बनी रही। उसने धीमे स्वर में कहा, "काले साए के बारे में मैंने इंटरनेट और ब्लॉग्स पे कई किस्से पढ़े हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। पर एक बात साफ है, जो गांव वाले भी कह रहे थे, जो लोग इस जंगल में रात बिताते हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं आता।" तन्वी, जो अब तक चुप थी, उसने सिर उठाकर कहा, "तुम्हें कैसे यकीन है कि हम उनमें से नहीं होंगे?" आर्या ने अलाव की ओर देखते हुए जवाब दिया, "हमें डर से नहीं, अपने सवालों से लड़ना है। जब तक हमें जवाब नहीं मिलते हम यहां से नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो कल सुबह तक ही जा पाएंगे।" इसके बाद सब खाना खा के अपने अपने टेंट में सोने के लिए भरे ही थे कि आर्या रुकी और सबसे बोली, "अगर हम सब एक ही टाइम पे सो जाएंगे और पीछे से कोई जंगली जानवर हम पे हमला कर दे तो हम खुद को कैसे बचा पाएंगे?" ये सुन पूरी टीम शांत हो गई और डिसाइड ये हुआ कि करण और रोहित रात में पहरा देंगे और 3 घंटे बाद साहिल।
सबसे पहले रोहित पहरे पे था। वो टॉर्च लेकर कैंप के आसपास चक्कर लगाने लगा। आधे घंटे तक सब सामान्य था, लेकिन फिर उसे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आई। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। अपने डर पे काबू करते हुए और ऊपर वाले का नाम लेते हुए 3 घंटे बीत गए और रात के करीब 2 बजे रोहित ने साहिल को जगाया और खुद अपनी टेंट में सोने चला गया। जब करण बॉनफायर के आगे बैठ अपने मोबाइल पे गाने सुन रहा था, तो उसे जंगल के अंदर से किसी की हल्की हल्की परछाई दिखी। ऐसे लगा जैसे कोई पेड़ों के बीच छुपकर उसे देख रहा हो। कौन है वहां? करण ने हिम्मत करके आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह सुन पड़ गया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। उसने तुरंत बाकी सभी को जगाया। जब सबने जंगल की ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया था, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। कुछ देर तक जागने के बाद सब अपने टेंट में वापस चले गए, लेकिन शायद उनका आराम करना और यूं बेफिक्र होना किसी को अच्छा नहीं लगा। कुछ 2 या 3 मिनट ही बीते होंगे कि घने जंगल में किसी के कच्चे मांस को चीरने की जैसी आवाज आई, और फिर रोहित का दिल दहला देने वाली चीख ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। करण ने हड़बड़ाकर चारों तरफ टॉर्च घुमाई। रोहित, कहां हो तुम? शोर सुन आर्या ने टॉर्च लेकर रोहित के टेंट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन टेंट खाली था। वहां बस उसका बिखरा हुआ सामान पड़ा था। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड, रोहित कहां गया? साहिल कांपती आवाज में बोला, कोई उसे खींच के ले गया। आर्या ने साहस बटोरकर पेड़ों की तरफ देखा। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक पेड़ पर पड़ी। रोहित की लाश। वह पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसकी खुली आंखों में मौत की दहशत जमी हुई थी। तन्वी चीख पड़ी, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। साहिल ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में अविश्वास था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आर्या ने तेजी से खुद को संभाला और कहा, हमें साथ रहना होगा। अभी पैनिक करने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। पर सुबह से पहले ही मौत का दूसरा वार हो चुका था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झांक ही रही थी कि एक कच्चे मांस को फाड़ने जैसी आवाज के साथ करण की चीख सुनाई थी। आर्या, तन्वी और साहिल दौड़ के उसके टेंट तक पहुंचे, और जब उन्होंने टेंट का पर्दा हटाया, तन्वी की चीख जंगल में गूंज उठी, नहीं नहीं। करण का शरीर फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जिंदा नोच डाला हो। खून चारों तरफ फैला था और उसके चेहरे पर स्थायी दर्द चढ़ा हुआ था। साहिल घबराकर पीछे हट गया। अब हमें जाना होगा, अभी के अभी। आर्या ने पहली बार अपने भीतर डर को महसूस किया। उसने पेड़ों की ओर देखा, मानो कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, अब हमें एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहिए। यह जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जंगल में चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा था। आर्या,
तन्वी, साहिल और मनीष तेजी से गांव की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता एक भूल भुलैया के जैसे था। एक गहरी सांस लेते हुए साहिल बोला, हम एक ही जगह पर क्यों घूम रहे हैं? ये रास्ता जाना पहचाना लग रहा है। घबराते हुए तन्वी ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, ये जंगल कुछ अजीब कर रहा है हमारे साथ। और चारों ओर देखते हुए मनीष बोला, लेकिन हम जाए तो जाए कहां? कोई भी दिशा पकड़ो, कुछ दूर चलते ही हम वापस यहीं आ जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद मनीष की दर्दनाक चीख गूंजी। सभी चौंक कर उसकी ओर दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। आर्या घबरा कर चिल्लाई, मनीष कहां हो तुम? पेड़ों के झुरमुट के बीच हलचल हुई और तभी एक झटके में मनीष का लहूलुहान शव जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और शरीर हर जगह से कटा फटा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? तन्वी रुआसी होते हुए बोली, जिसे देख साहिल कांपती हुई आवाज में बोला, हमें भागना होगा अभी। जंगल के रास्ते में चलते चलते साहिल को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है और वो वहीं ठिठक गया। घबराते हुए साहिल बोला, आर्या, तन्वी, मेरे पीछे कोई चल रहा है। आर्या और तन्वी ने रुककर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। तन्वी धीरे से बोली, हमें रुकना नहीं चाहिए, चलो। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और साहिल के कंधे पर किसी अदृश्य शक्ति ने हाथ रखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आर्या और तन्वी ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने जमीन फटने लगी और साहिल अचानक जमीन के अंदर खिंचने लगा। साहिल, अपना हाथ दो। साहिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए आर्या बोली। साहिल ने अपनी पूरी ताकत से आर्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही थी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, आर्या, तन्वी, मुझे मत छोड़ो। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर पूरी तरह जमीन के अंदर समा गया। बस उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। आर्या और तन्वी सन्न रह गईं। हकलाते हुए तन्वी बोली, वो हमें मार डालेगा। आर्या अपने डर को काबू में रखते हुए बोली, नहीं, हमें गांव पहुंचना ही होगा, कैसे भी। और तभी उनके पीछे दौड़ते हुए कदमों की भयानक आवाजें आने लगी। अब सिर्फ वे दोनों बची थीं। दौड़ते हुए आर्या तन्वी से बोली, क्या तुमने भी वही सुना? और तन्वी ने डरते हुए उसका जवाब दिया, हाँ, कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है। तेज तेज कदमों की आवाजें जंगल में गूंजने लगी। दोनों जितना तेज भागती वो आवाज उतनी ही करीब आती गई। हिम्मत जुटा के आर्या बोली, बस गांव तक पहुंच जाएं, बस गांव तक पहुंच जाएं हम लोग। आखिरकार थोड़ी ही दूर पे गांव का मंदिर नजर आया। आर्या आखिरी दम लगाकर दौड़ी और मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उसने किसी तरह मंदिर के अंदर घुसते ही दरवाजा बंद किया और वहीं पर बेहोश हो गई। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने आर्या को बेहोश पड़ा देखा और तुरंत गांव के प्रधान को खबर दी। चिंतित स्वर में पुजारी ने बोला, प्रधान जी, ये लड़की रात भर मंदिर के अंदर पड़ी थी, शायद जंगल से बचकर आई है। प्रधान ने आर्या को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करवाई। गांव के वैद्य ने उसके घावों का इलाज किया। शाम ढलते ही आर्या को होश आया। उसने देखा कि प्रधान और उनकी पत्नी उसके पास बैठे थे। उसको होश में आता देख प्रधान उससे बोले, बेटी, अब तुम सुरक्षित हो, तुमने बहुत कुछ झेला है। उनकी बात सुन के आर्या धीरे से बोली, तन्वी कहाँ है? ये सुन प्रधान का चेहरा
गंभीर हो गया और वो बोले, बेटी, जंगल से सिर्फ तुम ही वापस आई हो। ये सुन आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। रात में जब सब शांत था, आर्या ने फिर वही डरावनी हंसी सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर खिड़की की ओर देखा। वहां एक साया था। दो जलती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थी। ये देख आर्या अपना चेहरा चादर से ढकते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अगले ही पल वो आकृति अचानक कमरे के अंदर आ गई। उसने आर्या के ऊपर छलांग लगाई और उसका गला कसकर दबाने लगी। अपने आप को उस काले साए से बचाते हुए आर्या चीखी, बचाओ, बचाओ। आर्या ने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन वो साया बेहद ताकतवर था। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही है कि तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। प्रधान अंदर घुसे और उन्होंने तेज आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। एक भयानक चीख गूंजी और वो साया अचानक गायब हो गया। प्रधान एक गहरी सांस लेते हुए बोले, ये अभिशाप अब भी इस गांव के साथ जुड़ा हुआ है। आर्या उनसे डरते हुए बोली, ये कौन था? प्रधान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ गहरी नजर से उसे देखा। अगली सुबह प्रधान ने आर्या को गांव के लोगों की मदद से राकचम गांव पहुंचाया, जहां से उसको दिल्ली की बस में बैठाया गया। जाते जाते आर्या ने प्रधान को देखते हुए उनसे कहा, आप सबने मेरी जान बचाई, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये सुन प्रधान ने आर्या से कहा, बस एक वादा करो, फिर कभी इस गांव की ओर मत देखना और इस जंगल को भूल जाओ। आर्या ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। बस में बैठते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने खिड़की के शीशे में देखा तो उसका शरीर कांप उठा। शीशे पर एक धुंधली आकृति झलक रही थी, जलती हुई लाल आंखों वाली। आर्या घबराकर दूसरी ओर देखने लगी, लेकिन वापस उस खिड़की पे देखा तो वहां कुछ नहीं था। दिल्ली लौटकर भी यह घटना उसके मन में छपी रही। वह बदल चुकी थी। जो कुछ उसने देखा और सहा, वह एक रहस्य बनकर उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। रात के समय जब वह अपने अपार्टमेंट में थी तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। खिड़की के शीशे पर उसको हल्की सी धुंधली छवि दिखी, लाल जलती आंखों की। ये केवल उसका भ्रम था या कुछ और? क्या काले साए का अभिशाप अब भी उसका पीछा कर रहा था, या ये सब सिर्फ उसका वहम था? आप क्या सोचते हैं? क्या कोई इस अभिशाप से वास्तव में बच सकता है, या ये जीवन भर का श्राप बन जाता है? तो ये थी आज की कहानियां। याद रखिए, यहाँ हर कहानी के पीछे एक साया होता है जो आपका तब तक पीछा करता रहेगा जब तक आप अगली कहानी ना सुन ले। तो मिलते हैं अगले खौफनाक सफर में, जहां अंधेरा आपका इंतजार कर रहा है। शुभ रात्रि।